आजकल सोशल मीडिया पे एक डिबेट चल रहा है डाउरी और एलिमनी को लेकर, जिसमें मेजॉरिटी लोगों का ये मानना है कि डाउरी और एलिमनी दोनों ही इक्वली खराब चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप डाउरी के फेवर में नहीं हो तो एलिमनी के फेवर में कैसे हो सकते हो। और फिर जब आप दहेज की प्रथा के इतने खिलाफ हैं तो एलिमनी के इतने फेवर में क्यों हो? इसके खिलाफ रहिए ना। जब शादी में दहेज लेना इतनी बुरी बात है तो डिवोर्स के टाइम पर वही लड़की एलिमनी कैसे मांग सकती है? वाइफ अगर चीटिंग करे तब भी हस्बैंड को एलिमनी देनी पड़ती है। वाइफ अगर हस्बैंड के साथ हिंसा करे तब भी हस्बैंड को एलिमनी देनी पड़ती है। और आजकल ये काफी प्रेवलेंट हो गया है। कई सारी लड़कियां शादी करती हैं, फिर कुछ दिन बाद घर वापस आ जाती हैं और लड़के पे केस कर देती हैं। ये देखो एक विमेन ने एलिमनी में क्या डिमांड रखी है। Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. हर महीने 6,60,000 रुपए का मेंटेनेंस। खुद जज को भी कहना पड़ा कि भैया ये तो एक्सटॉर्शन है। इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। वो अपनी एक्स वाइफ और बेटी को टोटल 4 लाख रुपए पर मंथ की मेंटेनेंस देते थे, जो कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन अब इनकी वाइफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई और 10 लाख रुपए पर मंथ की डिमांड कर रही है। ये बात सही है कि मोहम्मद शमी बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और उनकी इनकम भी करोड़ों में है, लेकिन क्या उनकी मेंटल हेल्थ की कीमत लगाई जा सकती है? क्योंकि सिर्फ शमी ही नहीं, भारत में ऐसे कई सारे लाखों मैन हैं जो इस बात से सफर कर रहे हैं। ये केस देख लो, शादी सिर्फ 1 महीने चली और डिवोर्स का केस 15 साल तक चलता रहा और लड़की डिमांड कर रही है 40 लाख रुपए की। पति पत्नी है दोनों, 30 लाख वो देने तैयार। पार्टी हमारी ये दूसरी पार्टी बोल रही थी 40 लाख चाहिए और उसकी 40 लाख देने की हैसियत नहीं है। एक केस में तो शादी सिर्फ 3 महीने चली, जिसके बाद वाइफ ने एलिमनी में 20 लाख रुपए मांग लिए, जबकि हस्बैंड एक ऑटो ड्राइवर थे जिन्होंने 2 लाख रुपए लोन लेके दिए। What is her expectation? कितना चाहिए? 20 लाख. 20 लाख What do you say? नहीं कर पाऊंगा सर। जो मैंने दे दिया लोन निकाल करके 2,000 और नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ ये आर्गुमेंट आता है कि भैया दहेज की वजह से भारत में विमेन के ऊपर कितना टॉर्चर किया जाता है और कितने सालों से होते हुए आ रहा है। आप इसे एलिमनी से कैसे जोड़ सकते हो? ये तो एक औरत का हक है, जबकि लड़के वालों में ये सेंटिमेंट है कि एलिमनी एक्सटॉर्शन का जरिया बन चुका है। तो क्या हमें डाउरी और एलिमनी को इक्वेट करके देखना चाहिए? आज की वीडियो में जरा इसी में थोड़ा डिटेल में नजर डालते हैं। आइए देखते। देखो सबसे पहले ये एलिमनी इज एज बैड एज डाउरी वाला जो डिबेट चल रहा है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर जब भी डिवोर्स या एलिमनी को लेकर कोई डिबेट होता है तो लोग कहने लगते हैं कि एलिमनी भी तो डाउरी जितनी खराब चीज है, अनफेयर है। तो अगर आप डाउरी के खिलाफ हो तो आप एलिमनी को भी कॉल आउट करो, उसके भी अगेंस्ट बोलो। जबकि मेरे हिसाब से डाउरी और एलिमनी दोनों बहुत अलग अलग चीजें और इनका डिफरेंस हमें अच्छे से समझना चाहिए। देखो डाउरी मतलब होता है दहेज। आजकल शहरों में इसको गिफ्ट बोलने लग गए क्योंकि दहेज लेना इलीगल है। ये एक सोशल इविल है जिस पर मेरे हिसाब से किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि दहेज प्रथा बंद हो चुकी है तो शायद आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, क्योंकि आज भी गांव कस्बे छोटे बड़े हर शहरों में डाउरी दी जाती है और बड़े खुशी से ली भी जाती है। कुछ कम्युनिटीज में आज भी खुलेआम दहेज मांगा जाता है। लड़के की नौकरी के हिसाब से उस पर एक प्राइस टैग लगा के उसको मार्केट में उतारा जाता है। और लोग डाउरी को भी सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं करते बल्कि सोशल मीडिया पर आजकल फ्लॉन्ट भी करते हैं। किलो चांदी, एक पेट्रोल पंप, 210 बीघा जमीन, एक प्लॉट, 1 करोड़ 51 लाख नगद, कुल टोटल मिलाकर 15 करोड़ 65 लाख रुपए, 15 करोड़ 65 लाख का मायरा कोटलिया परिवार ने छाबा परिवार के भरा है। रीति रिवाज, कन्यादान, ट्रेडिशन के नाम पर आज भी ये सब खुलेआम चलता है। खुद लड़की के पेरेंट्स इसमें इतने गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं कि वो कहते हैं अगर हम दहेज नहीं देंगे तो हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि ऐसा होता है, लोग जज करते भी हैं अगर आप दहेज ना दो। इनफैक्ट आप लोगों को लगता होगा कि आजकल की जनरेशन तो बहुत प्रोग्रेसिव है तो वो लोग दहेज नहीं लेते होंगे, जो कि एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप ये देखकर सरप्राइज हो जाओगे कि कितने जेंजी मीम्स सिर्फ दहेज पे बनते हैं और कितने जेंजी हैं जो सीरियसली इस बात पर बिलीव करते हैं कि दहेज लेने में कोई बुरी बात नहीं है। ये सब तो चलता रहता है। एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में भी डाउरी के केसेस 14% से बढ़े हैं और 6,000 से ज्यादा विमेन की डाउरी रिलेटेड डेथ हुई है। और ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो पाए, इसका एक्चुअल नंबर इससे कहीं ज्यादा होगा। आइडियली तो ये केसेस टाइम के साथ साथ कम हो जाने चाहिए थे। तो रियलिटी ये है कि हमें लगता है कि हम मॉडर्न हो चुके हैं, जबकि हमारी सोसाइटी आज भी उतना ही सोशली बैकवर्ड है। अब लोग ये कह देते हैं कि दहेज और एलिमनी इक्वली खराब है, जबकि एलिमनी एक ऐसा लीगल सपोर्ट सिस्टम है जो हमारा लॉ विमेन की सपोर्ट के लिए ऑफर करता है। तो एक तरफ एक ऐसा सोशल इविल है जो आज भी सोसाइटी में प्रेवलेंट है और दूसरी तरफ एक ऐसा कानून है जो बहुत लोगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। प्रॉब्लम तब होती है
जब लोग इस सपोर्ट सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें और हमारा सिस्टम और जुडिशरी मेन को फेयरली ट्रीट ना करे। जैसे ये वाला केस जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कह दिया था कि अगर वाइफ क्रुएलिटी भी करती है तब भी आप एलिमनी देने से बच नहीं सकते हो। इनफैक्ट इस केस में जज ने यह तक कह दिया था कि अगर वाइफ रिपीटेड और कंटिन्यूअस अडल्टरी करती है, यानी बार बार चीटिंग करती है, सिर्फ तभी एलिमनी रोकी जा सकती है। अदरवाइज आइसोलेटेड एक्ट यानी एक दो बार अगर ऐसी चीटिंग कर ली उस वजह से कोर्ट एलिमनी देने से डिनाई नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है हमारे जो लॉज हैं उनका जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें मेन के अगेंस्ट बायस होने के बहुत सारे चांसेस हैं और उसको मिसयूज किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे लॉज डिजाइन किए गए थे उनको मेन के अगेंस्ट बनाया नहीं गया, क्योंकि एलिमनी और मेंटेनेंस जिस लॉ के अंदर ग्रांट की जाती है वो है सेक्शन 24 और 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें क्लियरली लिखा है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों ही एलिमनी या मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं। एलिमनी बेसिकली वन टाइम पेमेंट होती है और मेंटेनेंस होता है जो हर महीने दिया जाता है। हालांकि यह भी सच है कि 99% केसेस में मेन को ही एलिमनी देनी पड़ती है, क्योंकि बेसिकली कोर्ट ये देखता है कि दोनों में से डिपेंडेंट कौन है और दोनों की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। अब हमारे यहाँ मोस्टली केसेस में आप देखोगे मेन वर्सेस वुमेन में मेन की सैलरी ज्यादा रहती है, या फिर वाइफ को हो सकता है जॉब ही ना करने दिया जाए, घर वाले मना करते हैं कि भाई तुम औरत हो तुम जॉब मत करो, तो इस केसेस में वो लोग हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहती हैं। अगर आप सरकार का भी डेटा देखोगे तो भारत में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का रेट 42% है, यानी आधे से ज्यादा जो विमेन है उनको वर्क फोर्स का हिस्सा ही नहीं बनाया जा रहा है। इसीलिए भी मोस्ट केसेस में वाइफ ही हस्बैंड पर डिपेंडेंट रहती है। लेकिन जब मुझे पता चला कि ऐसे भी कुछ केसेस हैं जिसमें हस्बैंड को वाइफ से एलिमनी मिली तो मैं भी शॉक्ड हो गया था। एक ऐसा केस हुआ था, 79 ईयर ओल्ड मैन अपनी वाइफ से डिवोर्स लेते हैं और उन्हें एलिमनी में उनकी वाइफ ने 47 लाख रुपए दिए थे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इसके अलावा मुझे और कोई ऐसा केस नहीं दिखाई दिया। मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश करी, तो अगर हम लॉ को देखते हैं तो उसमें साफ लिखा है कि एलिमनी सिर्फ वाइफ नहीं ले सकती, हस्बैंड भी ले सकते हैं, लेकिन वो ये प्रूव कर दे कि वो वाइफ पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे। प्रॉब्लम ज्यादातर उन केसेस में आती है जहां पर हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं, वाइफ भी अच्छी सैलरी कमा रही है, लेकिन फिर भी उसे एलिमनी ग्रांट कर दी जाती है। हालांकि ये भी फैक्ट है कि ऐसे केसेस में ज्यादातर जो वाइफ है वो हस्बैंड से थोड़ा कम अर्न कर रही होती है, लेकिन फिर भी सिर्फ हस्बैंड की सैलरी के बेसिस पे ये डिसाइड कर लेना कि वाइफ को एलिमनी दी जानी चाहिए, ये कितना फेयर है, ये हमारे कोर्ट्स को शायद एक बार सोचना चाहिए। क्योंकि एक आदमी पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, किसी को घर में EMI देनी है, किसी को रेंट देना है, किसी को अपनी भाई बहन को पढ़ाना है, किसी के बूढ़े माँ बाप है उनकी देखभाल करने का खर्चा करना है। तो अगर ऐसा कोई केस है जिसमें हस्बैंड 70-80 हजार रुपए कमा रहा है, वाइफ 40 हजार रुपए कमा रही है, तो शायद हस्बैंड पे 5-6 लोग डिपेंडेंट होंगे और वाइफ पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं होगा। लेकिन फिर भी कोर्ट केस में वाइफ को एलिमनी या मेंटेनेंस ग्रांट हो जाएगी जस्ट बिकॉज वो वाइफ से डबल कमा रहा है। और भैया कई केसेस में ये कानून एक्सटॉर्शन लेने का जरिया बन चुका है। ये देखो कर्नाटका में एक केस हुआ था जिसमें एक विमेन के 7498A के केसेस चल रहे थे, यानी क्रुएल्टी बाई हस्बैंड, और सभी में मेंटेनेंस मांगी हुई थी। हर शादी सिर्फ 6 महीने चली थी, जिसके बाद मेंटेनेंस का केस डाल दिया गया था। खुद जज को भी कहना पड़ा कि भैया 498A का यहाँ पर ब्लेटेंट मिसयूज किया जा रहा है। Waiting for the respondent. 6 husbands case. Statement of objection now. क्या इनो ब्रदर? Additionally, the 7th husband. 7th husband. You are the 7th husband. So I have termed it as 6 husbands case. So 7th and Gotri. Yes. And against everybody 498. 498 and filing the maintenance criminal mis. Against every husband. How long each husband has stayed? 1 year. Settle ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. 1 year 6 months ಅಂದ್ರೆ settle ಮಾಡ್ತಾರೆ. 6 months ಆದ ತಕ್ಷಣ 498. ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು settle ಮಾಡ್ತಾರೆ. All 6 times. All 6. This is going to be the exemplary cost on you. One time. You are playing with the law. जैसे इस केस में शादी सिर्फ 6 महीने चली और वाइफ ने मांगे 500 करोड़ रुपए। इनफैक्ट वाइफ ने हस्बैंड, उनके 85 साल के फादर, स्टेपसन, अंकल और यहाँ तक कि अपने हस्बैंड की एक्स वाइफ तक के ऊपर केस कर रखा था। इनके हस्बैंड NRI थे और US में खुद का IT बिजनेस था। ये रीजन देकर इस विमेन ने कहा कि मुझे एलिमनी में 500 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, जबकि ये विमेन खुद पोस्ट ग्रेजुएट थी, पुणे में एक फ्लैट किराए पे दिया हुआ था। 6 महीने की शादी में 700 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी इकट्ठा कर रखा था। इसके अलावा 12 लाख भी हस्बैंड से लिए थे। इसके अलावा FD, PF और बैंक अकाउंट में 67 लाख रुपए थे। इसके अलावा अपने फादर इन लॉ के 2 फ्लैट पर भी इन्होंने कब्जा किया हुआ था और डिमांड कर रहे थे 500 करोड़ रुपए की। सोचो ये एक्सटॉर्शन नहीं है तो और क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इनको 12 करोड़ की एलिमनी दिलवाकर केस को क्लोज किया था और सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा था कि देश में 498A का खुलेआम मिसयूज किया जा रहा है। और ऐसा ही केस ये वाला भी था जिसमें वाइफ ने हर महीने के 6,60,000 रुपए मांग लिए थे, क्योंकि उनको एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, जिसपे जज ने कहा था कि अगर आपको इतने पैसे हर महीने खर्च करने हैं तो आपको खुद कमाना चाहिए। एक्स हस्बैंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड कितना हाई जा सकता है। Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself?
Oh, if she wants to spend, let her earn. ऐसे आपको भारत में हजारों केसेस मिल जाएंगे और मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में दोनों साइड के केसेस दिखा के इस पर डिस्कशन किया हुआ है। देखो, इन लॉस का जो मेन के अगेंस्ट मिसयूज है वो जरूर हो रहा है और ये अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव से काफी डाइल्यूट हो चुके हैं, लेकिन हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें विमेन जेन्युइनली हस्बैंड पर ही डिपेंडेंट है और डिवोर्स के बाद उनके पास अपने मेंटेनेंस के अलावा कोई सर्वाइवल का रास्ता नहीं होता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में एक डिवोर्स वुमेन को कैसे ट्रीट किया जाता है, खुद घर वाले भी उसे एक बोझ समझने लगते हैं। और ऐसी कई सारी विमेन जिन्हें बचपन से कहा गया है कि अरे तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम मत काम करो, तुम तो विमेन हो, अगर वो अपने पति पर डिपेंडेंट है और एक बार उसकी डिवोर्स हो जाता है तो फिर वो कहां जाएंगी और उनके लिए मेंटेनेंस या एलिमनी एक लास्ट सपोर्ट सिस्टम बचता है जो कोर्ट उनको ग्रांट करती है। रीमैरिज भी डिवोर्स विमेन की आसानी से नहीं होती है और कई सारे केसेस में बच्चे भी मां के साथ ही रहते हैं, तो ऐसे केसेस में ये लॉ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सोशल मीडिया पर यह मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि डिवोर्स केसेस में विमेन को सीधा 50% वेल्थ मिल जाती है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट भारत में एक विमेन को प्रॉपर्टी में हिस्सा बहुत सारे फैक्टर्स को देख के दिया जाता है, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन, इसके अलावा मैरिज कितनी लंबी चली, बच्चे किसके साथ रहना चाहते हैं, और मोस्टली केसेस में प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया जाता है। सिर्फ उसी प्रॉपर्टी पर विमेन अपना शेयर मांग सकती है जिसको खरीदने में उनका कंट्रीब्यूशन लगा हो या फिर प्रॉपर्टी ज्वाइंटली खरीदी गई हो। और उन केसेस में जहां पर वाइफ ने डिवोर्स के बाद दोबारा शादी कर ली, मेंटेनेंस को बंद किया जा सकता है। ऐसे ही बच्चों के केस में अगर 18 साल का हो जाता है या अपने पैरों पे जब तक खड़ा नहीं हो जाता, उसके बाद उसका मेंटेनेंस बंद हो जाता है, जो कि हर पेरेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने उसको पैदा किया है तो आप इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर आप ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करो तो ये कानून गलत नहीं है, बस इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है और ये कोर्ट भी मानते हैं। तो मुझे लगता है इस पे एक बार डिस्कशन हमारी पार्लियामेंट में भी होना चाहिए। और इस मिसयूज की वजह से जो मेन और उनकी फैमिली को मेंटल हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है, इसको ना कोई अकाउंट फॉर करता है, ना ही कोई क्वांटिफाई कर सकता है, और इसीलिए इस पर बात करनी थोड़ी जरूरी हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम किसी आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं और रियलिटी में अगर देखो तो पैसे के आगे सबकी आइडियोलॉजी बस्ते में बंद हो जाती है। एक तो हमारे यहाँ डिवोर्स का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह का है कि दोनों ही पार्टी कोशिश करती है वो कितना नीचे गिर सकती है, और इस काम को करने के लिए पुलिस वाले, लॉयर्स ये उकसाते भी रहते हैं दोनों पार्टीज को, और दो लोगों को कभी भी रैशनली नहीं सोचने देते हैं। वरना आप खुद सोच के देखो कि युजवेंद्र चहल की जो एक्स वाइफ है, जो खुद इतनी सक्सेसफुल है, उनको एलिमनी लेने की क्या जरूरत थी। और अगर कोर्ट इस बेसिस पर एलिमनी दिलवा रहा है कि वाइफ ने मैरिज में इमोशनली इन्वेस्ट किया है, तो हस्बैंड और उसकी फैमिली ने भी इमोशनली इन्वेस्ट किया है, तो फिर उसको भी मिलनी चाहिए एलिमनी। जिन केसेस में प्रूव हो जाता है कि वाइफ ने झूठा 498A का केस लगाया था, खुद अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली पर टॉर्चर किया था, उन केसेस में भी विमेन को सजा क्यों नहीं दी जाती है। उल्टा हाई कोर्ट तो ये कहता है कि क्रुएल्टी तो ग्राउंड हो ही नहीं सकता एलिमनी ना देने का। अब जरूरी थोड़ी कि अगर एक कोर्ट ने किसी एक केस में ऐसा जजमेंट दिया है तो उसको प्रेसिडेंट मान के वही जजमेंट बार बार दी जाए। तो दोनों ही साइड में आपको बहुत एक्सट्रीम केसेस दिखेंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में आप डाउरी और एलिमनी को इक्वेट करके नहीं देख सकते हो। एक तरफ ऐसा सोशल इविल है जो खत्म होने की बजाय ज्यादा प्रेवलेंट होता जा रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा कानून है जो बहुत सारे केसेस में खुलेआम मिसयूज किया जा रहा है। इसीलिए दोनों सेम चीजें नहीं है, लेकिन दोनों को ही सॉल्व करने की बेहद जरूरत है। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।